क्लास सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे भाई। एंड क्लास देखो, अब जो शुरू होने वाला है ना, ये कंपैरेटिवली जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे उससे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मुश्किल सिर्फ उस सेंस में है कि अगर आपने वेक्टर नहीं पढ़ा हुआ है। अगर तुमने वेक्टर पढ़ा हुआ है तो तुम्हें ज्यादा आसान लगेगा, देखना मजा आएगा तुम्हें करने में। लेकिन अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो भैया थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखेंगे। एक बात मैं शुरू करने से पहले और बता देता हूं, जो कि थोड़ी सी हमें पहले पढ़ लेनी चाहिए थी। अगर बच्चों यहां पर मैं टॉर्क की डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा एक बार भी, है ना। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या होती है सुन लीजिए। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल। मैं तुम्हें राइट हैंड थंब रूल से ही करा दूंगा सब कुछ, इजी है। अब ये क्या मैटर है भाई, राइट हैंड थंब रूल क्लास। हाँ भाई पीछे जल्दी खत्म करो इसको। ये देखो राइट हैंड थंब रूल क्या चीज है, ध्यान सुनो। देखिए डायरेक्शन क्या है सर टॉर्क की, बच्चों समझो जरा। एक क्लास प्लीज देखो, जब हम कुछ चीजों में एंगुलर फोर्स लगा रहे हैं, 2 मिनट की बात है, जब हम कुछ चीजों में एंगुलर फोर्स लगा रहे हैं तो वो चीजें मूव भी कर रही हैं। कैसे? जैसे मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं तो ये नट बाहर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं किसी बोतल का ढक्कन खोल रहा हूं, ढक्कन ऊपर की तरफ आ रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्लास क्या चल रहा है देखना जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है ये भी। मैंने बोला कि जो एंगुलर फोर्स है वो इसमें कहां की तरफ पैदा हो रहा है, बाहर की तरफ। अरे इसमें कहां की तरफ पैदा हो रहा है, बाहर की तरफ। जब मैं ढक्कन ऐसे खोलता हूं बोलो कहां की तरफ होता है, ऊपर की तरफ। तो बोतल दो मुझे, ये देखो ये ढक्कन खोल रहा हूं, बोलो कहां की तरफ हो रहा है। अरे यार दूसरी दे दो, ये तो ऐसी इसके ऊपर ही। तो इसको मैं खोल रहा हूं, बोलो कहां की तरफ टॉर्क पैदा हो रहा है। अबे ऊपर की तरफ। ऐसे कर रहा हूं तो कहां की तरफ टॉर्क पैदा हो रहा है, देखो ऐसे कर रहा हूं तो कहां की तरफ आ रहा है, कर रहा नहीं कहां से ऊपर आ रहा था। अरे ढक्कन ऊपर आ रहा है ना, ऐसे कर रहा हूं तो कहां जा रहे हैं, नीचे। ऐसे में इस चाबी को खोलूंगा तो बोलो कहां की तरफ आएगा, बाहर की तरफ। ऐसे करूंगा तो बोलो कहां की तरफ आएगा, अंदर की तरफ। ये है टॉर्क की डायरेक्शन। अब टॉर्क की डायरेक्शन निकालने का सिंपल सा स्टैंडर्ड तरीका है कि आप लोगों को राइट हैंड थंब रूल लगाना है, जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड ये रहा, थंब ऐसे और इस तरीके से आपको आइडिया लगाना है। अब जरा देखना मैं क्या करने वाला हूं। ऐसे बनाएंगे अपने हाथ को और क्या करेंगे, जहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जहां पर ये कलावा बंधा पड़ा है, उस जगह पर मान लीजिए आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को रखा। और देखिए एक क्लास बच्चों, ये है आपका आर, जो मेरा हाथ जा रहा है ऐसे आर, जिस तरफ को एफ है ऊपर लगा दो एफ, और ये अंगूठा जिस तरफ इशारा कर रहा है वो है टॉर्क। मुझे तुम सब बच्चे बताने की कोशिश करोगे, बड़ा बढ़िया एग्जांपल बताऊंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका। अभी तुम मुझे सब बच्चे बताना, ये है इसका आर, ऊपर लगा एफ, बताओ टॉर्क कहां पैदा हुआ। रेहान आर एफ, बता टॉर्क कहां पैदा हुआ, बाहर की तरफ। देखना घूमते हुए कहां की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ। एक काम करो, इसको अगर अंदर जब भेजना हो तो कैसे भेजोगे बताओ, इस चाबी को नीचे की तरफ फोर्स लगाओगे। अरे इस चाबी पे कहां की तरफ फोर्स लगाओगे, नीचे की तरफ, तब जाके अंदर की तरफ जाएगी। रौनक यहां ध्यान दे रहे हो, कुछ समझ में नहीं आने वाला। टॉर्क का डायरेक्शन कैसे बन रहा है तुम मुझे बताओ। अगर फोर्स ऊपर लग रहा है तुम लॉजिकली बताओ ये चाबी का ये नट कहां की तरफ आएगा, बाहर की तरफ। अगर बाहर की तरफ आ रहा है, मैं वैसे दिखा रहा हूं कि कैसे निकला डायरेक्शन। आपका आर ऐसे है, एफ लगाया ऐसे, देखो आर एफ, और ये जो बन रहा है बाहर की तरफ अंगूठा, बाहर की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन अगर आर ऐसे हो और एफ नीचे लगा दूं, देखो कहां की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। बन गया राइट हैंड थंब रूल, नीचे की तरफ आर एफ। ऐसे तो कोई नहीं कर देगा कि आर और लो सर एफ ऐसे बना दिया, उल्टे घुमा दी उंगली, किसी की घूम तो नहीं जाती ऐसे उंगली। नॉर्मल सिचुएशन में बात कर रहा हूं भैया, आर ऐसे तो एफ ऐसे ही घूमेगा, और आर ऐसे तो नीचे की तरफ एफ है तो वह ऐसे ही घूमेगा, अंगूठा अपने आप कहां की तरफ हो जाएगा, बोलो अंदर की तरफ। समझ नहीं आया, एक काम करते हैं, रुक जाओ, चलो इस बोतल के ढक्कन की तरफ बात करते हैं। बच्चों ये बोतल के ढक्कन में मैं कहां की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, बोलो आर कैसे, सब बच्चे क्लास प्लीज। एक्सिस ऑफ रोटेशन में मैंने अपने हाथ को रखा, आर है ऐसे, आर है ऐसे। अब सोचो फोर्स लगाया इस तरफ को, देखो आर एफ। हाँ भाई रियान इधर बातें नहीं, आर ऐसे, एफ लगाया मैंने अपनी तरफ को, देखो अपनी तरफ को, बोलो अंगूठा कहां की तरफ है, ऊपर की तरफ। देखो कैसे हो रहा है, आर एफ लगाता हूं, एफ लगाया ना मैंने फोर्स अपनी तरफ को, बोलो कहां की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ। चलो एक काम करते हैं, आर एफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आर एफ लगाओ, कहां की तरफ जाना चाहिए, नीचे की तरफ। कहां जा रहा है, पंखा देखो एक बार, पंखा कैसे रोटेट कर रहा है, बोलो सब बच्चे पंखा कैसे रोटेट कर रहा है, देखो ना ऐसे। इसमें लगाओ, देखो इसमें देखो आर, अरे यहां पर है, इसका बीच में जो
ये प्लेट है गोल सी, इधर लगाया मैंने आर, ऐसे घूम रहा है पंखा, ऐसे देखो, ऐसे देखो, दिख रहा है? बोलो हवा कहाँ आ रही है? नहीं आ रही बात समझ में? नहीं आएगी हवा नीचे, ऐसे है इसलिए कहाँ आ रही है बोलो? अगर ये ऐसे घूमेगा तो कहाँ जाएगी? नहीं आ रही बात समझ में? एक बार हमारे घर पे एक इलेक्ट्रिशियन आया था और उसने क्या करा था, ये जो कूलर होता है ना, इस कूलर में मतलब आप लोग अगर कनेक्शन उल्टे कर देते हैं तो ये पंखा दूसरी तरफ को घूमने लग जाता है। तो सारा खेल यही था, अगर पंखा घूमा ऐसे, समझो मेरी बात को, इस कूलर का पंखा, अगर इस कूलर का पंखा देखो, इसका आर कैसे है सब बच्चे क्लास, इसका आर कैसे है बोलो? इसका आर है सर ऐसे, और अगर इस पे फोर्स लगा ऐसे, देखो आर एफ, बोलो कहां की तरफ ये कुछ चीजें पैदा करेगा। हालांकि टाइट होता है, ऐसे नहीं कि पंखा बाहर की तरफ उड़ के आ जाएगा, लेकिन वो एक फोर्स पैदा करेगा बाहर की तरफ, जिसकी वजह से हवा कट के बाहर की तरफ आएगी। तो ये आर और ये एफ, तो बोलो टॉर्क कहां पैदा होगा? बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ एक टॉर्क, एक फोर्स पैदा होगा जिसकी वजह से हवा बाहर की तरफ खींचती है। समझो मेरी बात को? लेकिन अगर वो इसका कनेक्शन उल्टा कर दे, अगर वो कर दे आर ऐसे और एफ ऐसे, ये पंखा ऐसे घूमे, तो वो कनेक्शन करके चला गया, कूलर चल रहा है लेकिन हवा का कोई नामो निशान नहीं। बहुत तेज कूलर चल रहा है लेकिन उसके बिल्कुल सामने भी खड़ा हो जाए तो हवा, थोड़ी बहुत हवा जो पीछे टकरा के यूं आ रही है वो आ रही है बस हवा, अदरवाइज हवा बिल्कुल हवा नहीं आ रही। कूलर बहुत तेज चल रहा है, पता नहीं हवा कहाँ जा रही है ना? सोचने वाली बात है। फिर दोबारा उसको बुलाया जाता है और दोबारा वो जो देखता कहता है मैंने कनेक्शन गलती से उल्टे कर दिए, सारी हवा पीछे जा रही थी। कहाँ जा रही थी बोलो? पीछे। क्योंकि अगर ये आर ऐसे और एफ ऐसे लगेगा तो टॉर्क कहाँ बढ़ेगा बोलो? अंदर की तरफ, फोर्स पीछे लगेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जैसे उसने कनेक्शन चेंज करा वो हवा बाहर की तरफ आने लगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर इस पंखे कनेक्शन चेंज कर दो गलती से और ये पंखा ऐसे घूमने लग जाए तो आपको हवा लगेगी नीचे बैठे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं है बस में। तो टॉर्क के डायरेक्शन कैसे पता लगती है? विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। और कैसे लगाना है रिंकी? इधर कैसे लगाना है राइट हैंड थंब रूल? एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप देखो, आर जिस तरफ है, एफ जिस तरफ लगाया, इस ढक्कन से जल्दी समझ में आएगा आप लोगों को। आर ऐसे है, एफ अगर बाहर की तरफ लगाया तो अंदर जाएगा। देखो ऐसे लगाया तो देखो, देखो ना फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, और ऐसे लगाऊंगा देखो आर एफ कहां की तरफ आ रहा है? बाहर, ऊपर की तरफ। बल्ले नहीं पड़ रहा कुछ भी सर, नहीं आया ना? थोड़ा सा घर पे मेहनत करो, थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करो फिजिक्स के अंदर। सिर्फ और सिर्फ टीचर ही इंटरेस्ट डेवलप नहीं करा सकता आप लोगों का, आप लोगों को खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव नहीं है कि आप लोग मतलब पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे और तो भी आपकी दिलचस्पी बनी रहेगी। दोनों तरफ का योगदान जरूरी है। मैं बता रहा हूं आपको उसमें एंगेज होना पड़ेगा, तब जाके धीरे 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 फिजिक्स अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। और जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं, मैं एक बात बार बार आपको बोल रहा था, बच्चों फर्स्ट बुक तक ना थोड़ी ज्यादा मेहनत करवाती है फिजिक्स, रोटेशनल मोशन तक खास करके। ये जो चैप्टर लास्ट है ना, यहां तक फिजिक्स थोड़ा सा टफ है। टफ है, आपको भले ही आसान भी लग रहा है कुछ बच्चों को, लेकिन टफ होता है। मैकेनिकल फिजिक्स है ना, ये थोड़ी सी मुश्किल है, चीजें बहुत सारी हैं। बट जहां से ग्रेविटेशन स्टार्ट होगा ना, किसी ने पढ़ लिया हो तो आपको पता लग गया होगा, ग्रेविटेशन आगे, फ्लूइड्स आएंगे, सॉलिड वाले चैप्टर आएंगे। सेकंड बुक बहुत आसान है फिजिक्स की, मतलब इसको झेल जाओ, बस ये पहला वाला पार्ट झेल जाओ। सेकंड टर्म की फिजिक्स शुरू होगी ना, तुम्हें लगेगा कि फिजिक्स तो बहुत इजी होगी सर। चाहिए मेहनत कहां तक की है? रोटेशनल मोशन तक की, यहीं तक बच्चे ढेर हो जाते हैं फिजिक्स में। इसको झेलना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज यहाँ कैलकुलस भी आया था, सब कुछ आया था, वेक्टर्स भी बहुत अच्छे लेवल का आया था। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं फिजिक्स, मतलब जो थोड़ा इस लेवल की पढ़ रहे हैं, तो 10th तक तो भाई नॉर्मली पढ़ रहे सब कुछ, तो बच्चे इसलिए परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, सिर्फ यहां तक ही झेलने वाली चीजें, उसके बाद आसान है फिजिक्स, रियलिटी में बता रहा हूं। लेकिन यहां तक तो मेहनत करो। चलो आ जाओ, चलो अब आ जाओ भाई, अब हम शुरू करते हैं। देखिए भाई, एक छोटा सा ब्रीफ दूंगा 5 मिनट का वेक्टर्स की, जो मैंने वीडियो आपको भेजी थी उसका कार्टेशियन टर्म रिपीट करने के लिए, और आप बच्चों को भी याद आ जाएगा जिन्होंने करा हुआ है। देखिए ऐसा होता है, वेक्टर्स किने कहा गया? आपको सोचो वेक्टर वेक्टर पता नहीं क्या बोलते थे सर। वेक्टर कुछ नहीं है, कुछ जो हमने फिजिकल चीजें पढ़ी हुई ना, फिजिकल पैरामीटर, जैसे कि फोर्स पढ़ा हुआ तुमने। अब फोर्स पढ़ा हुआ, तुम बोलते हो ना फोर्स कितना है, बोलो 5 न्यूटन फोर्स है। हम बोल देंगे टुवर्ड्स ईस्ट है, टुवर्ड्स ईस्ट है। तो क्या होता है कि कोई फोर्स जैसी कोई चीज होगी अगर, उसका अपना एक मैग्नीट्यूड भी होता है, समझो मेरी बात को, और एक इसकी डायरेक्शन भी होती है। जब तुम वेलोसिटी बताते हो किसी चीज की, अरे बस 5 मिनट लेंगे इस चीज में, ज्यादा समय नहीं लेंगे, फिर हम आएंगे प्रोडक्ट पे। वेलोसिटी हम लेते हैं, इधर भूमि क्या कर रही है, बोलते ना 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं टुवर्ड्स नॉर्थ, तो मैग्नीट्यूड भी बोला जाता है और डायरेक्शन भी बोलते हो।
लेकिन जब आप समय बताते हो मुझे, आप समय बोलते हो कि भैया हमें पढ़ते हुए हो चुका है 1 घंटा, अब इसकी डायरेक्शन बताओ, 1 घंटे की डायरेक्शन क्या है? कोई डायरेक्शन नहीं है, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैंने बोला आपका मास कितना है, आपने बोला 70 kg है सर, इसकी कोई डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी भाई इसकी? टेम्परेचर कितना है, इस रूम का टेम्परेचर कितना है, तो बोलेंगे 25 डिग्री सेल्सियस, इसकी कोई डायरेक्शन। तो कुछ चीजों में सिर्फ और सिर्फ बोलो क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। क्या होता है बोलो, ये भी जानना जरूरी है, बिकॉज आप सोचो कि वेक्टर वेक्टर से बात बन जाएगी। वेक्टर प्रोडक्ट सीखने के लिए आपको पहले स्केलर के बारे में बताना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसमें इन्वॉल्वमेंट है स्केलर का। तो मेरी बात समझे, हमारे आसपास जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स क्या, फिजिकल पैरामीटर्स, जैसे फिजिकल वर्ल्ड को समझने के लिए हमने कुछ पैरामीटर्स बनाए, टाइम किसी चीज को समझने के लिए बनाया, टेम्परेचर किसी चीज को समझने के लिए बनाया, मास किसी चीज को समझने के लिए बनाया, फोर्स किसी चीज को समझने के लिए, वेलोसिटी किसी चीज को समझने के लिए। तो कुछ पैरामीटर्स मेरे बोलो कैसे हैं, स्केलर। कैसे हैं बोलो, स्केलर ऐसी क्वांटिटीज होती हैं बच्चों, स्केलर क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ बोलो क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। थोड़ा सा करना पड़ेगा हमें ये सब कुछ डिस्कशन। तो मैंने बोला कि हमारे आसपास कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं, लाइक टाइम, टेम्परेचर, मास, दीज ऑल आर द स्केलर क्वांटिटीज, दे जस्ट हैव मैग्नीट्यूड, दे डोंट हैव एनी डायरेक्शन। बट देयर आर सम क्वांटिटीज विच आर वेक्टर क्वांटिटीज, विच आर, इन क्वांटिटीज में बोलो क्या क्या होता है, सब बच्चे बताओ इनमें क्या क्या होता है बोलो। एक मैग्नीट्यूड होता है और बोलो क्या होती है, डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड होती है और बोलो क्या होती है, डायरेक्शन होती है। इनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती है। बात समझ में आ गई यहां तक की? जैसे कि फोर्स बताना है किसी को, बोलूंगा भाई वंश इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा दो, तो आप बोलोगे सर ये बात इनकम्प्लीट है, 10 न्यूटन नॉर्थ में लगाऊं, ईस्ट में लगाऊं, वेस्ट में लगाऊं। मतलब तुम टेम्परेचर बता रहा हूं 25 डिग्री सेल्सियस, उसके लिए आप कंफ्यूजन में नहीं हो, तो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। यहाँ पर बोलो क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड भी और बोलेंगे हवाओं की स्पीड क्या चल रही है आज, तो बोलेंगे 15 किलोमीटर प्रति घंटे टुवर्ड्स नॉर्थ। स्पेसिफाई करना पड़ेगा किस डायरेक्शन में और कितने की गति से चल रही है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ेगा। अब इनको हमने दिखाने के लिए बोला ये वेक्टर क्वांटिटी और वो बोलो क्या है, स्केलर। सब बच्चों को पहला डिफरेंस क्लियर है। सेकंड बात पे आते हैं, वेक्टर्स को किससे रिप्रेजेंट करा गया? वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोज। वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोज। सब बच्चे बोर्ड पर भाई कैसे? जैसे किसी ने बोला अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन टुवर्ड्स, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। बच्चों ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से कभी कंफ्यूज नहीं होना, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। किसी ने आपको बोला 5 न्यूटन का फोर्स ईस्ट की तरफ, तो बोलेंगे 5 न्यूटन है, तो बस हमने क्या करा, एरोज से बनाया बच्चों। एरोज क्यों बच्चों, एरोज ही क्यों बच्चों? एरोज ना दो पर्पस सॉल्व करते हैं। एरोज हमारे कितने पर्पस सॉल्व करते हैं, दो। एक तो क्या, इसकी जो लेंथ होती है, इसकी जो बोलो क्या होती है, ये किसको इशारा करती है, मैग्नीट्यूड को, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, जो मैग्नीट्यूड होता है। अगर बड़ा मैग्नीट्यूड है तो बड़ा एरो बनेगा, छोटा मैग्नीट्यूड है, अगर हवाई चल रही है 15 की स्पीड से तो ऐसा बनाया, हवाई चल रही है 30 की स्पीड से तो बड़ा एरो बनाऊंगा। मतलब कि वेक्टर की लेंथ मुझे इशारा करती है किसका बोलो, उसके मैग्नीट्यूड का। और वेक्टर हमेशा किसी भी एरो जो होता है किसी ने किसी तरह पॉइंट कर रहा होता है, तो बोलते हैं डायरेक्शन का अंदाजा लगता है इसकी पॉइंट से। नहीं आ रही बात समझने? डायरेक्शन ऑफ एरो इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, ज्यादा भीड़ भाड़ होगी क्या यहां पर? एक तो एरो की लेंथ किसको इंडिकेट करती है बोलो, मैग्नीट्यूड को, और एरो जिस तरफ पॉइंट कर रहा है वो किसको इंडिकेट करता है बोलो, डायरेक्शन को। जैसे कि किसी ने बोला 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, तो मैंने एक छोटा सा एरो बनाया, मैंने बोला कि ये फोर्स इंडिकेट करता है 5 न्यूटन का, और एरो जिस तरफ इशारा कर रहा है वो बोलो कौन सी डायरेक्शन होगी, ईस्ट। देखो ना, ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट की तरफ 5 न्यूटन बना दिया। लेकिन कहोगे सर अगर उसने बोल दिया फोर्स ऑफ 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, फिर क्या करोगे? 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, फिर क्या करोगे? तो ईस्ट की तरफ ही एरो बनाऊंगा, ईस्ट की तरफ ही बोलो क्या बनाऊंगा, एरो। लेकिन 5 न्यूटन से बड़ा कर दूंगा, थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, दुगनी लेंथ का कर दूंगा 10 न्यूटन। अब पढ़ के देखो, अब पढ़ के देखो, समझदारी आनी चाहिए बच्चों, क्योंकि मेरे को इनमें डील करवाना इन चीजों, तो मेरे को पहले बात करनी पड़ेगी आप लोगों से। 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, छोटा एरो है 5 न्यूटन का। 10 न्यूटन का एरो बोलो क्या होगा, बड़ा। मतलब जितना बड़ा मैं एरो बनाऊंगा, इसका मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी उतना ही बड़ा है। डायरेक्शन दोनों की ईस्ट है, दोनों ईस्ट में है, लेकिन छोटा एरो है, बड़ा एरो, मतलब ये कम फोर्स और वो ज्यादा फोर्स। अगर मैं बोल दूं बच्चों फोर्स ऑफ 5 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, 5 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, तो मैं बोल दूंगा सर कि ऊपर की तरफ बना दूंगा, बस चिंता मत करिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे इन चीजों में, लेकिन ये करनी बहुत जरूरी है बच्चों की, तो फिर बात बनेगी नहीं। तो 5 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, खत्म। उतना ही बड़ा एरो बनाया जितना बड़ा ये था, तो क्योंकि फोर्स तो 5 ही न्यूटन का है, लेकिन डायरेक्शन नॉर्थ थे, ऊपर कर दिया, इसको ईस्ट कर दिया। तो एरो मेरे सारे पर्पस सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजों की जरूरत पड़ती है, बोलो क्योंकि एक मैग्नीट्यूड और एक बोलो क्या, डायरेक्शन। और एरो रिजॉल्व दोनों पर्पस भैया क्यों? क्योंकि मेरे उसके अंदर मैग्नीट्यूड जो है वो किससे हो जाएगा बोलो, लेंथ से, और जो एरो की डायरेक्शन होगी वो मेरे की वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन बन जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गई यहां तक की बात?
किसी को डाउट है पहली दो चीजों में, स्केलर वेक्टर में, और दूसरी चीज वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तीसरी चीज, दूसरी चीज होगी आखिरी चीज प्रोडक्ट शुरू करने से पहले, वो है वेक्टर इन कार्टेशियन टर्म्स। अब वेक्टर को ही दिखाने का एक और तरीका बनाया गया कार्टेशियन टर्म्स। ये जो कार्टेशियन होता है बच्चों, ये आपका एक्स वाई जेड जो आप बचपन से पढ़ रहे हो उसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। किसको बोलते थे? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसी को तो कार्टेशियन प्लेन बोलते थे आप लोग। नहीं आ रहा याद कुछ भी ऐसा? अब तुम मुझे बताओ ये वाली बात फटाफट से ध्यान देना भाई, कुछ चीज सिखाऊंगा आखिरी, बस ये चीज सीख ली तुमने काम बन जाएगा बच्चों। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, एंड यू नो दैट वेयर इज द जेड एक्सिस, वेयर इज द जेड एक्सिस, हियर इज द जेड एक्सिस, बट यू नो दैट जेड एक्सिस यहां पर नहीं है एक्चुअली में जेड एक्सिस यहां पर है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। गाइस हमने ना एक स्टैंडर्ड बनाया जानबूझकर, और हमने क्या बोला कि भैया एक वेक्टर लिख रहे हैं आई कैप, ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने देखे होंगे वेक्टर लिखते हैं, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया। आई कैप एक ऐसा वेक्टर है जो कि किस डायरेक्शन में, बोलो एक्स में, और ध्यान रखना ये इसके ऊपर टोपी लगी है ना, जिन जिन के ऊपर टोपी लगी होती है उनका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है। कितना बोलो? जैसे कि पीछे बोला ना 5 यूनिट 10 यूनिट, तो ध्यान रखना आई कैप एक ऐसा वेक्टर है जो कि 1 यूनिट का है, और किस दिशा में, बोलो एक्स डायरेक्शन में। तो हम बोलेंगे इट्स अ यूनिट वेक्टर, इट्स अ यूनिट का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड बोलो कितना होता है 1। तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि यूनिट वेक्टर में कुछ नहीं है, यूनिट वेक्टर बोलो क्या होता है, वेक्टर विच हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ, अ वेक्टर विच हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट। जिनको आता है चिंता मत करिए, बोर नहीं होना है, बस सुनते रहना है। A vector which has a magnitude of 1 unit is called a unit vector. So what is I cap? I cap is a unit vector along x direction. Along x direction. बस खत्म होने वाली वाली चीज। What is J cap? What is J cap? It's a unit vector. बताऊंगा चिंता मत करो। Along y direction. And what is K cap? बच्चों इनकी मदद से ना मैंने वेक्टर्स को कार्टेशियन टर्म में लिखना शुरू करा, लेकिन है क्या, ये है क्या सर, ये तो समझ में नहीं आया अभी। तो आई कैप सुनो क्या है, आई कैप ना 1 यूनिट लंबा एक वेक्टर है एक्स दिशा में। जैसे कि 1 यूनिट का मतलब क्या होता है बच्चों, आप मुझे बताओ ना, ये 0 होगा, यहां पर 1 होगा, फिर बच्चों कितना होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, ऐसे तो होगा ना। तो व्हाट इज आई कैप, ध्यान रखिएगा, मैंने बोला कि कोई वेक्टर आई कैप है, क्या मतलब समझोगे रौनक इधर, मैंने बोला कि कोई फोर्स ना आई कैप है, लो भाई मैंने ये लिख दिया, मैंने बोल दिया कोई फोर्स आई कैप है, क्या समझोगे, कहोगे सर आई कैप इशारा करता है किस डायरेक्शन का, एक्स डायरेक्शन का, और आई कैप का मैग्नीट्यूड बोलो कितना होता है, 1 यूनिट वेक्टर है सर। तो बोलेंगे सर इसका मतलब ये फोर्स बताना चाह रहा है कि कितने मैग्नीट्यूड वाला है, 1 न्यूटन का है, और किस दिशा में है, बोलो एक्स दिशा में। मैं आई कैप लिखूं, तुम्हारे दिमाग में जाना चाहिए मैसेज डायरेक्शन का भी और मैग्नीट्यूड का भी। अरे वेक्टर के बाद 2 ही तो चीजें होती हैं कार्तिक, वेक्टर के बाद कितनी चीजें, 2, एक मैग्नीट्यूड और एक बोलो क्या, डायरेक्शन। क्या तुम्हें इतना लिखने से दोनों मैसेज जा रहे हैं? सर आई कैप लिखने से जा रहे हैं एक्स डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, और सिर्फ आई कैप लिखा हुआ है तो आपको पता है कि इसका मैग्नीट्यूड बोलो कितना आएगा, 1 यूनिट। तो बोलूंगा सर इट्स अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, इट्स अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन, टुवर्ड्स, देखो सिर्फ इतना सा लिखने से कितना बढ़िया मैसेज मिला, इसीलिए कार्टेशियन टर्म्स की मदद ली हमने। और सुनो व्हाट इज जे कैप, व्हाट इज जे कैप गाइस। सो जे कैप क्या होता है, जे कैप ऐसा ही एक यूनिट वेक्टर होता है, बस वो वाई डायरेक्शन में होता है। क्या होता है बोलो, वाई डायरेक्शन में। अगर किसी ने लिख दिया कि भाई मेरी तो डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मान लो किसी ने बोला डिस्प्लेसमेंट हुई है जे कैप, तो क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट हुई है वाई डायरेक्शन में, कहां हुई है बोलो, और कितने यूनिट की हुई है बोलो, 1 यूनिट डिस्प्लेस हुआ बस ऑब्जेक्ट। नहीं आया समझ। अगर उसने बोल दिया कि भैया फोर्स लगाया मैंने, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना समझ में आ रहा है, फोर्स तो लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रही है बोलो कहां पर, वाई डायरेक्शन में। आप जानते हैं ऐसे वर्क डन 0 भी आता है, कितना आता है बोलो, वो तो चलो छोड़ दो बात की बात है, लेकिन आप मुझे बताओ जरा कि क्या आपको आई कैप जे कैप का मतलब समझ में आया? फटाफट बताओ के कैप का मतलब क्या होगा। के कैप सर एक ऐसा वेक्टर है जो कि किस दिशा में, बोलो जेड दिशा में है, 1 यूनिट लंबा 1 यूनिट लंबा। हो गया, हो गया। तो ये हमने मेन स्टैंडर्ड्स बनाए जिनके जरिए में डायरेक्शन का आइडिया लगने लगा। यहां पर ध्यान दो, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने बोला कि एक फोर्स लग रहा है 7 आई कैप, अब बताओ क्या मतलब है, एक्स डायरेक्शन में होगा, चलो पहली बात। दूसरी बात सर ये 7 यूनिट का होगा, क्यों भाई, क्योंकि सर आई कैप से 7 टाइम्स बड़ा है, आई कैप से 7 गुना बड़ा वेक्टर कौन बताएगा कैसा होगा भाई, आई कैप से 7 गुना वेक्टर कैसा होगा भाई, ध्यान दो, आई कैप से 7 गुना बड़ा वेक्टर कैसा दिखता होगा सर, ये 5 है 6 7 है, तो बोलो आई कैप से 7 गुना बड़ा वेक्टर सर ऐसा दिखता होगा, देखो ऐसा, ये वेक्टर मैं बोल सकता हूं इट्स अ 7 आई कैप, इट्स अ I cap indicates the vector along the x direction. 7 times of I cap indicates that its magnitude is 7 times of the I cap.
मींस मैं बोल सकता हूं ये इशारा कर रहा है किस बात का, इट्स अ फोर्स ऑफ बंद होगी, अरे नहीं है, बंद नहीं होती है, इट्स अ फोर्स ऑफ 7 यूनिट, अरे बच्चों प्लीज, इट्स अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन टुवर्ड्स। तो बच्चों मैं बस तुमसे यही तो चाह रहा हूं, एक यही तो फेवर चाह रहा हूं कि तुम्हें इसके मैथ, इसकी जो मैं लिखूं ना आई कैप जे कैप, तुम्हें इसका मतलब पता हो, फिर मैं शुरू कर सकता हूं डॉट प्रोडक्ट क्रॉस। ऐसा नहीं मैं क्लास उठाई और सीधा मैंने बोला भाई दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करा हो गया डॉट प्रोडक्ट क्रॉस। करने को वो काम कर सकते हैं, मुझे सिर्फ आधा घंटा लगना है वो चीज करने में, लेकिन वो आपको ना जनरली पता नहीं लगेगा हमने करा क्या है। तो ये थोड़ा सा डिस्कशन करना बहुत जरूरी है पहले। तो मुझे तुम बताइए, ये बात समझ में आ गई? चलो बताओ फटाफट से बोलो। फोर्स मैंने बोला 7 आई कैप समझ में आ गया, मैंने बोला फोर्स आया 5 जे कैप, क्या मतलब है? ये फोर्स सर वाई डायरेक्शन में है और कितने न्यूटन का? बोलो 5 न्यूटन का, सिंपल। लेकिन मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा करने वाला हूं। ये है भाई फोर्स ऑफ, ये है फोर्स ऑफ 5 न्यूटन टुवर्ड्स वाई डायरेक्शन। अब क्या है, अब क्या है, अब हाँ, फोर्स ऑफ 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। अब ऐसे लिख दिया। अब इसका मतलब ये जो फोर्स है ना तो पूरी तरीके से एक्स डायरेक्शन में है ना पूरी तरीके से वाई डायरेक्शन, बीच में कहीं है। क्लास 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 इधर भाई। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्स में भी लग रहा होता है और वाई में भी। कैसे? अगर मैं इसको सीधा फेंकू तो सिर्फ एक्स में है, ऊपर फेंकू सिर्फ वाई में है, लेकिन सोचना मैं इसको ऐसे फेंक रहा हूं, ऐसे फेंक रहा हूं, ऐसे। तो ये जब ये यूं गया तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करा और वर्टिकल भी करा। इसका मतलब इस पे फोर्स एक्स में भी था और सोचो सोचो, सिर्फ ऐसे गया तो एक्स में है, सिर्फ ऐसे गया तो वाई में फोर्स है, लेकिन ऐसे गया इसका मतलब एक्स में भी डिस्टेंस कवर किया और वाई में भी, सिंस इट हैज अ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एज वेल एज इन वाई डायरेक्शन। समझना, जब कोई आपको बोले 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, आप समझ जाना ये ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसके ऊपर सिर्फ एक्स में या सिर्फ वाई में फोर्स नहीं लग रहा, ये दोनों कंपोनेंट्स में दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और वर्टिकली मूव कर रहा है, मतलब ऐसे बीच में नहीं मूव कर रहा है। समझ रहे मेरी बात को? और इसको मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा क्लियर भी करता हूं कि ये वेक्टर कैसा होता होगा। ध्यान देना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तुम मुझे बताओ जरा, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इंपॉर्टेंट है भाई बहुत ज्यादा। और ये 1, ये 2 और ये 3, 1, 2 और 3, ये वेक्टर पता है कैसा है बच्चों? ये वेक्टर पता है कैसा है? 4 यूनिट लंबा है, 4 यूनिट एक्स में, मतलब ये मान के चलो 4 यूनिट एक्स में है, ऐसे करके 4 यूनिट एक्स में, 3 यूनिट वाई में उठा दो इसको, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, उठ गया। ये वेक्टर है। देखो 7 आई कैप कैसा था? 7 आई कैप ऐसा था। 5 जे कैप कैसा था? बिल्कुल ऐसा था। लेकिन मैंने बोला 4 आई प्लस 3 जे, 4 आई प्लस, देखो ये फोर्स कैसा है? 4 यूनिट एक्स में, 3 यूनिट उठा दो, 1, 2, 3, ये ऐसा फोर्स है, ऐसा। और जब भी मैं किसी चीज पे ऐसे फोर्स लगाऊंगा ऐसे, तो वो हॉरिजॉन्टल भी जाएगा और नहीं आया समझ में? सर तो व्हेन समवन राइट की फोर्स लग रहा है 4 आई प्लस 3 जे, इसका मतलब ये कुछ ऐसा है, देखो ऐसा। नहीं पल्ले पड़ रहा ना? ऐसा वेक्टर है, देख लो जरा, ऐसा वेक्टर है। ये है सर आपका एफ वेक्टर, जो कि बोलेंगे 4 आई प्लस में क्या। और तुम जानते भी हो अगर मैं किसी चीज को ऐसे फेंकूंगा ना तो तुमने प्रोजेक्टाइल पढ़ा हुआ है, बोलो ऐसा मोशन आता है कि नहीं आता? अरे है कि नहीं? तो अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी आएगा, वर्टिकल मूवमेंट भी आएगा। हाँ थोड़ा 4 ज्यादा है और 3 कम है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट थोड़ा ज्यादा होगा और वर्टिकल मूवमेंट थोड़ा कम, क्योंकि वाई डायरेक्शन में फोर्स थोड़ा कम है और एक्स डायरेक्शन थोड़ा ज्यादा है। नहीं आया समझ में? तो ये मतलब होता है इसका। लेकिन बच्चों एक बात है, सर ठीक है आपकी बात मान ली, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप लिखने से फोर्स की डायरेक्शन पता लग गई, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब कितने यूनिट का फोर्स है? तो बच्चों अब मैं तुम्हें डायरेक्ट एक फॉर्मूला दे रहा हूं, फॉर्मूला ही समझना। अगर कोई भी ए वेक्टर है, ए आई प्लस बीजे प्लस, ध्यान दो बच्चों, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होता है, किसी को डाउट लगे सर ऐसा कैसे, ये तो बात आपने डायरेक्ट बोल दी, इसको समझ जाओ बस। मुझे बताओ जरा इसकी लेंथ कितनी होगी? अरे इसी की लेंथ तो बोलो, इसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड। और थोड़ा सा मैथमेटिक्स चाहिए मुझे बस यहां से आपसे। मुझे बताओ इस लेंथ 4 होगी? अरे ये 4 था, 3 उठा हुआ है, ये 4 था, 3 उठा हुआ है, ये 4 और ये 3, बताओ ये लेंथ कितनी आएगी? 5। अरे ये 4 है और ये 3 है, 4 यूनिट एक्स में, 3 यूनिट वाई में, 4 और 3, पाइथागोरस लगाओ, बोलो कितनी आएगी? 5। पाइथागोरस कैसे लगी जरा बताना, कैसे निकाला आप लोगों ने? कैसे निकाला इसका मैग्नीट्यूड? बोलो रूट में 4 का स्क्वायर जमा में क्या, वही तो फॉर्मूला में सिखा रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट कर देना, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आया ना? वंश को नहीं आया समझ में? बताओ कितना आएगा? बोलो 16 जमा में 9, बोलो कितना आएगा? रूट 25, बोलो कितना आएगा? 5 न्यूटन। तो सर अगर कोई मुझे ऐसे देगा अब आगे से, तो भी मैं समझ जाता हूं कितना मैग्नीट्यूड, कौन सी डायरेक्शन। सर ऐसे देगा तो भी समझता हूं मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ऐसे देगा तो भी समझता हूं मैग्नीट्यूड, निकाल लूंगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर करके, और डायरेक्शन का सर मुझे आइडिया लग जाता है कि ये फलाना ढिकाना डायरेक्शन में। बोलो क्लियर है कि नहीं?
एक बात फाइनल बोलूंगा, उसके बाद खत्म कर देंगे चीजों को, कि जो एफ वेक्टर है, मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा, तो तुम मुझे डायरेक्शन का अंदाजा बताओ कहां की तरफ है। 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, डायरेक्शन कैसी होगी? 5 यूनिट एक्स में, मतलब ये ना तो पूरी तरीके से एक्स में, ना वाई में, ना जेड में। 5 यूनिट एक्स में, 4 यूनिट वाई में उठाओ, 4 यूनिट वाई में उठाओ, 1 2 3 4 उठ गया। ऐसे भी नहीं लग रहा सर। 2 यूनिट जेड में भी, जेड कहां पर होता है बोलो? एक्स वाई जेड, 2 यूनिट जेड में करो, 1 2, ये है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा। और जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा तो बताओ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है सर, वर्टिकल मूवमेंट है सर, बाहर की तरफ है सर। इसका मतलब फोर्स एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है। नहीं आया समझ में? तो तभी उसने तीनों कंपोनेंट सीखे हैं, एफ आई, 4j, 2k। नहीं आ रहा समझ में? और कोई बोले कि चलो ठीक है सर, डायरेक्शन तो पता लगी, कुछ ऐसी फलाना ठिकाना डायरेक्शन है, लेकिन सर इसका बेसिकली मैग्नीट्यूड कितना है? तो इसका मैग्नीट्यूड बोलो कितना आएगा? रूट ऑफ, अरे यार समझ नहीं आ रहा, बोलो कितना? 25 जमा 16 जमा 4 रूट 45, विच इज इक्विवेलेंट टू 6 पॉइंट समथिंग ना, है ना? कुछ भी ले लो, 6.7 न्यूटन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ इतने न्यूटन का, तो मुझे बताओ मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन का भी आइडिया लग गया। तो भैया सुन लीजिए, आपको वेक्टर्स कार्टेशियन टर्म में ऐसे मिलेंगे तो आपको टेंशन में नहीं आना कि क्या बोल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तो फोर्स को लेके है। कोई बोल दे कि डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 4, मान लो बोल दे कि 5i कैप प्लस 3j कैप, तो भी आप समझ जाइए ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कैसे कर रहा है। 5 यूनिट एक्स में डिस्प्लेस करता है, 3 यूनिट वाई में, कुछ ऐसे उड़ता हुआ जा रहा है। 5 यूनिट एक्स में करा तो ऊपर से 3 यूनिट गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो 5 यूनिट एक्स में 3 यूनिट ऐसे ऐसे करके कुछ डिस्प्लेसमेंट इसका। लविश नहीं आ रहा समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द वेक्टर्स की। वेक्टर्स को लेके जितना भी मैंने अब तक आपको बताया वो सब मैंने बता दिया। हाँ, इसमें मैं पैरेललोग्राम, ट्रायंगुलर वो सब नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो वीडियोस आप कवर करेंगे, वो सब कॉन्सेप्ट अलग है। बट मैं वेक्टर्स वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, जिसमें आई कैप, जे कैप, के कैप होता है कार्टेशियन टर्म्स में। 3 बातें डिस्कस करी हैं। व्हाट आर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज? यू नो वेरी वेल अबाउट दिस 2 क्वांटिटीज। एक में से मैग्नीट्यूड चाहिए, एक में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए। दूसरी बात, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बोलो एरो से। क्यों करते हैं एरो से? एरो दोनों पर्पस सॉल्व करता है, मैग्नीट्यूड का भी और डायरेक्शन का भी। तीसरी चीज, इन्हीं को हम दिखा सकते हैं, बोलो किससे? कार्टेशियन टर्म्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 1 मिनट का गैप लो और सोचो जरा इनके बारे में। कोई दिक्कत है तो मुझे बोलो। पूरा नहीं कराऊंगा डॉट और क्रॉस, सिर्फ डॉट कराऊंगा आज, क्रॉस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, चिंता मत करिए। डॉट करा दूंगा लेकिन आज, ठीक है, ताकि कल हम क्रॉस कर सकें। इतनी हिम्मत रखनी पड़ेगी आपको कि आधा घंटा और कर लो। सही है, करा दूं सीधा? पानी है बचा हुआ? चलिए क्लास बिना रिदम टूटे कर लेते हैं इसको, ठीक है? आ जाइए। सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट करना सिखाऊंगा, क्रॉस आज नहीं सिखाऊंगा। तो होता क्या है बच्चों, प्लीज बच्चों भाई बोर्ड पे, प्लीज बोर्ड पे देखिए, हम सीखने वाले हैं वेक्टर्स के प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। बड़ा मजेदार टॉपिक है। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, या इसी का दूसरा नाम रखा गया डॉट प्रोडक्ट। एक बोला गया वेक्टर प्रोडक्ट और इसी का नाम रखा गया, देखिए है क्या भाई माजरा, आप समझ नहीं है क्या था प्रोडक्ट प्रोडक्ट हम कर रहे थे दिनों से, ये एक्चुअली में चीज क्या है। देखिए हमारे आसपास, मैंने तुम्हें क्या बोला, फिजिकल वर्ल्ड को समझने के लिए हमने बहुत सारी क्या बनाई, फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज? टाइम, टेम्परेचर, मास, फोर्स, वेलोसिटी, ये क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि इन्हीं से हम फिजिकल वर्ल्ड को अंडरस्टूड कर रहे हैं। अब समझना, इनमें से कुछ क्वांटिटी बोलो क्या है, स्केलर है, और कुछ क्वांटिटी बोलो क्या है, वेक्टर है। अब जब भी आप दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे, जब भी आप दो वेक्टर क्वांटिटी को बोलो क्या करोगे, मल्टीप्लाई, यानी यहां पर तो होगा क्या, सर मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी ए वेक्टर है और दूसरी वाली बोलो क्या है, बी वेक्टर है। मैंने दोनों पे एरो लगाया, वेक्टर वेक्टर दिखाने का तरीका होता है, ध्यान तो ध्यान दो यहां पर भाई। एक ए वेक्टर है और एक बोलो क्या है, बी वेक्टर है। मतलब मान लो एक फोर्स है और एक मान लो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है और फोर्स भी बोलो क्या है, वेक्टर है। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, मैं क्लियर है। लेकिन जब मैंने इनको मल्टीप्लाई करा तो मेरा जो रिजल्ट आया वो स्केलर है। वो रिजल्ट कैसा है बोलो,
ढंग से समझना यार, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ढंग से सुनोगे तो। मैंने क्या बोला, मेरे पास ए भी वेक्टर है और बी भी वेक्टर है, लेकिन जो रिजल्ट आया वो बोलो कैसा है, स्केलर है। स्केलर रिजल्ट का मतलब होता है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ बोलो क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है, इसके पास कोई डायरेक्शन, लेकिन इसके पास डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन, मतलब इनके पास तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, और वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या क्या होता है बोलो सब बच्चे, मैग्नीट्यूड भी होता है और बोलो, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट बोलो कैसा है, स्केलर। आपको ऐसा कैसे हो सकता है, मैं दिखाऊंगा, चिंता मत करिए। अगर कभी ऐसा होता है कि दो वेक्टर क्वांटिटी को मैंने गुना करा और रिजल्ट बोलो कैसा आया, वेक्टर आया, कैसा आया बोलो, तो कहते हैं कि इनका प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट है। कैसा, गलत बोल दिया मैंने भी थोड़ी पहले, मैंने गलत बोल दिया। दो वेक्टर क्वांटिटी को मैंने गुना करा, फोर्स को गुना करा डिस्प्लेसमेंट से, गुना करा मैंने, लेकिन मुझे रिजल्ट स्केलर मिल गया। रिजल्ट कैसे मिल गया बोलो, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, बट रिजल्ट के पास सिर्फ बोलो क्या है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होती है। तो ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि रिजल्ट बोलो कैसा आया, स्केलर आया। रिजल्ट बोलो कैसा है, और इसको दिखाने के लिए हमने क्या करा, बीच में डॉट लगाया। क्या लगाया बोलो, अगर दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से रिजल्ट स्केलर आता है तो हम मानते हैं कि उनके बीच में डॉट से दिखाएंगे। उसको किससे दिखाएंगे बोलो, ये डॉट हमने पहले नहीं लगाया, हमने अपनी तरफ से इसके वो बनाए, सिंबल्स बनाए कि अगर मेरा दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर आ रहा है तो हो तो ये रही है, ये भी मल्टीप्लाई। और एक केस में क्या होता है, मैंने दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करा और मेरा जो रिजल्ट आया वो भी वेक्टर है, वो भी बोलो क्या है, यही इंपॉर्टेंट चीज है, समझने की कोशिश करनी है। मैं दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कभी मेरा रिजल्ट कैसा आएगा बोलो, स्केलर, और कभी कैसा आएगा बोलो, वेक्टर। मतलब कभी तो ऐसा आएगा कि दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करा, रिजल्ट के पास कोई वेक्टर पैटर्न नहीं है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मतलब रिजल्ट कैसा है बोलो, स्केलर। और कभी ऐसा होगा कि मैं दो वेक्टर क्वांटिटी को गुना करूंगा और जो रिजल्ट आएगा वो भी वेक्टर होगा, मतलब उसके पास भी मैग्नीट्यूड भी होगा और बोलो डायरेक्शन भी होगी। अगर ऐसा हो रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट स्केलर आ रहा है तो बोलते हैं उसको स्केलर प्रोडक्ट, और उसके बीच में किससे दिखाया जाता है, उसको डॉट से। किससे दिखाते हैं बोलो, और अगर मेरे दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर वाला रिजल्ट आ रहा है तो बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट है, और बीच में बोलो क्या बनाया जाता है, क्रॉस। क्या बनाया जाता है बोलो, मतलब आप लोग समझ जाइए कि आपकी बुक्स ने ये जानबूझकर नोटेशंस बनाई कि कल को हम बच्चों को कोई फॉर्मूला समझा रहे हैं तो हमने ऐसा लिख दिया, समझने की कोशिश करना कि एक फलाना वेक्टर है, एक फलाना वेक्टर है, एक फलाना वेक्टर है, और उसको दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करा लेकिन बीच में क्रॉस लगा रखा है, तो बच्चा समझ जाएगी जो रिजल्ट आने वाला है वो भी क्या आने वाला है, वेक्टर आने वाला है। और अगर मैंने इन दोनों के बीच में डॉट लगाया तो बच्चे को पता लग जाएगी रिजल्ट कैसा आएगा बोलो, स्केलर, उसके पास कोई डायरेक्शन, तो वो डिमांड ना करने लग जाए कि भैया जो आई इसकी डायरेक्शन क्या है, अरे भैया डॉट लगा रखा है ना, डॉट लगाया तो बोलो रिजल्ट कैसा आता है बोलो, स्केलर आता है, क्रॉस लगाया तो बोलो रिजल्ट कैसा आता है, वेक्टर आता है, उसके बाद होगी डायरेक्शन। तो उन्होंने जानबूझकर नोटेशंस बनाई क्योंकि ये बातें हमें पता लगी कि दो वेक्टर क्वांटिटीज को गुना करने पर जरूरी नहीं है कि रिजल्ट भी वेक्टर हो, रिजल्ट स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर। इसीलिए दो तरह के प्रोडक्ट बने, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक बोलो क्या बना, वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर वाले को दिखाएगा डॉट से और वेक्टर वाले को दिखाएगा बोलो किससे, क्रॉस से। यहां तक की बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और मैं तुम्हें आप लोगों को रियल चीज पे लेके चलता हूं। तुम लोगों ने, सब बच्चों ने वर्क एनर्जी पावर में चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा, वर्क का पढ़ा, क्या था बताओ जरा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मुझे बताओ ये भी वेक्टर क्वांटिटी थी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी थी, लेकिन तुम जानते हो क्या वर्क कैसा होता है, स्केलर होता है। क्या मैंने तुम्हें वर्क की कोई डायरेक्शन बोली थी? आज मैं यहां पर 2000 जूल का काम करके, बताओ किस डायरेक्शन में करके, क्या डायरेक्शन बोलो, 2000 जूल का काम करके किस डायरेक्शन में करा? वर्क का कोई डायरेक्शन, वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन मुझे बताओ फोर्स कैसा है बोलो, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट कैसा है बोलो, वेक्टर, बट वर्क बोलो कैसा है, स्केलर। इसका मतलब दो वेक्टर का रिजल्ट अगर स्केलर आ रहा है तो इनके बीच में कौन सा प्रोडक्ट होता होगा, डॉट प्रोडक्ट। कौन सा होता है बोलो, नहीं आया समझ में, भूमि को नहीं आया समझ में। अभी अभी तुमने टॉर्क पढ़ा, क्या पढ़ा बोलो, टॉर्क। तुम मुझे बताना जरा आर कैसा था बोलो, डायरेक्शन में बेस्ड होता कि नहीं होता, एक्सिस से इस तरफ या एक्सिस से उस तरफ या एक्सिस से उस तरफ, तो आर होता है वेक्टर क्वांटिटी, एफ क्या होता है बोलो, वेक्टर क्वांटिटी। और टॉर्क का अपना डायरेक्शन होता है कि नहीं होता, अभी पढ़ाया था, बाहर की तरफ आ रहा है या अंदर की तरफ जा रहा है, पंखी की हवा नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, वो जो नट घूम रहा है बाहर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, टॉर्क का डायरेक्शन होता है कि नहीं होता? तो मुझे बताओ जरा ये भी कैसी क्वांटिटी बोलो, वेक्टर। तो दो वेक्टर का रिजल्ट वेक्टर भी आ रहा है, दो वेक्टर का रिजल्ट स्केलर भी आ रहा है। तो स्केलर जब आता है तो हम उसके बीच में डॉट लगाते हैं, और जब वेक्टर रिजल्ट आता है तो बोलो क्या लगाते हैं, क्रॉस लगाते हैं। नहीं आया समझ। तो अब देखो, इसीलिए मैं आप लोगों को कभी भी शुरू में नहीं सिखाता कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, और आप लोग परेशान रहते कि हमें स्कूल में सिखा दिया। अब स्कूल में तुम्हें उसमें डॉट और क्रॉस सिखाया, बट तुम्हें कैसे एग्जांपल लिया उन्होंने टॉर्क का, मुझे समझ में नहीं आया। वो टॉर्क का एग्जांपल कैसे ले सकते हो उसमें जब आपको टॉर्क पता ही नहीं है? तो पूरा जब तक टॉर्क तक नहीं पहुंचते हैं तब तक हम रियल एग्जांपल तो ले नहीं पाएंगे। प्रॉब्लम तो ये है भाई, हम सीख जरूर लेंगे बट हमें रियल एग्जांपल्स नहीं बताओगे। अब हमें फॉर्मूला इसका भी पता है, उसका भी पता है, दोनों से देखना, हम प्रैक्टिकल काम भी करके देखेंगे क्वेश्चंस करने के बाद, मतलब ये टॉपिक समझने के बाद।
अब आप मुझे बताओ, अब तक मैंने तुम्हें क्या बताया, एक बार जल्दी से मुझे रिकॉल कराओ जल्दी से। मैंने तुम्हें क्या बोला, मेरे पास जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, जब मैं उनको फॉर्मूला में गुना करता हूं, ये वेक्टर है, वो वेक्टर है, ये वेक्टर है, वो वेक्टर है, जब मैं इनको गुना करता हूं तो मेरा रिजल्ट कैसा आ सकता है बोलो, वेक्टर भी आ सकता है और बोलो स्केलर भी आ सकता है। अगर रिजल्ट स्केलर आया तो बोलो कैसा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। और अगर मेरा रिजल्ट वेक्टर ही आ गया तो बोलो क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट को किससे दिखाते हैं बोलो, बीच में डॉट लगा के, और वेक्टर प्रोडक्ट को दिखाते हैं बीच में क्रॉस लगा के। किसी को कोई समस्या है तो अभी बोलो भाई जल्दी से। थक गए हो क्या? ठीक है, समझ में आ रही है तक की बात? बस अब बात करते हैं अगली। अब देखो अब फाइनल बात पे आने वाले बच्चों, फाइनल बात पे आने वाले। इन दोनों एक्सप्रेशंस को देख लीजिए, किसी बच्चे को कोई समस्या लग रही हो तो मुझे अभी बोल दो भाई। मैंने कुछ नहीं करा है, इधर दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्ट स्केलर है, उधर दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्ट वेक्टर है। दोनों ही संभावनाएं होती हैं, कभी देखो प्रोडक्ट वेक्टर आता है और कभी दो वेक्टर का प्रोडक्ट बोलो कैसा आता है, स्केलर आता है। जब स्केलर आता है तो बीच में डॉट का इशारा, डॉट दिखा के लगाते हैं, और जब वेक्टर आता है तो बीच में क्रॉस लगाते हैं। चलो अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं व्हेन मैग्नीट्यूड of both a vector and b vector is given and angle between them is given। अरे बड़ा आसान है, तुम बस बोर्ड पे देखो। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ, दो कंडीशन बनाऊंगा। केस नंबर 1, अगर ऐसा दिया हुआ है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, फोर्स लग रहा है, ध्यान देना, फोर्स लग रहा है, ऐसे बोल दिया उन्होंने 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो रही है 10 मीटर की, वंश यहां पर ध्यान दो, फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो रही है 10 मीटर की, दोनों बता दी उसने मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन भी बता दी कि फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हुई इस डायरेक्शन में, मतलब उन दोनों के बीच का क्या बता दिया बोलो, एंगल। क्या बता दिया बोलो? हम बात कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट की, और उसने क्या बोला, जिन दो वेक्टर क्वांटिटी का मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है उन दोनों का बोलो क्या बता दिया, मैग्नीट्यूड। क्या बता दिया बोलो, वो दोनों का मैग्नीट्यूड बता दिया, और उनके बीच का बोलो क्या बता दिया, एंगल बता दिया। क्या बता दिया बोलो? अगर आपको वो दोनों वेक्टर्स का बोलो क्या क्या बता दे, मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर बता दिया, बी वेक्टर बता दिया, और उनके बीच का बोलो क्या बता दिया, एंगल बता दिया। फोर्स लगा फलाना डायरेक्शन में 50 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट हुई फलाना डायरेक्शन में इतने न्यूटन, इतने मीटर की, और इतने एंगल पर डिस्प्लेसमेंट हुई है। हमने करे थे ऐसे क्वेश्चन, याद करो कि मैं फोर्स लगा रहा हूं, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रही है उधर 60 डिग्री पे, बताओ जरा कितना वर्क डन होगा। करा था कि नहीं करा था? तो मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मुझे दोनों वेक्टर्स का इसमें ध्यान दो, आपने बोला दो वेक्टर का मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा सर रिजल्ट स्केलर आएगा, तो ये जो स्केलर रिजल्ट आएगा इसका मतलब इसका एक मैग्नीट्यूड तो होगा ना। अरे 10 20 30 कुछ तो होगा ना, वो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा वो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। तो मुझे बताइए जरा, अगर दोनों वेक्टर का बोलो क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, क्या दिया बोलो, और उनके बीच का एंगल, तो डॉट प्रोडक्ट का सीधा फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। फोकस करो भाई, सबकी नजरें बिल्कुल बोर्ड पे हो, चाहे कितना ही समझ में आ रहा हो, कम समझ में आ रहा है तो भी, ज्यादा समझ में आ रहा तो भी, ध्यान से सुनना बस। मैंने बोला कि अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर आ रहा है तो वो जो स्केलर वैल्यू आई है उसका कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा ना, 20 30 50 60 कुछ तो वैल्यू आई होगी। वो वैल्यू कैसे निकलेगी? कह रहे हैं अगर दोनों का मुझे मैग्नीट्यूड पता है और उनके बीच का बोलो क्या पता है, एंगल, तो सीधा निकलेगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। सिंपल। डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकलता है। अभी बात को और क्लियर करेंगे, चिंता मत करो। ये वाली बात समझ में आई? जैसे कि उसने बोल दिया फोर्स लगा 50 न्यूटन का, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुई 10 न्यूटन की, 10 मीटर की, और जो एंगल था वो हमारा 30 डिग्री पे था, मतलब 30 डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट हुई है। ऐसा होता है, ऐसा कब होता है, ऐसा देख लीजिए आप लोग कब होता है। आप किसी सूटकेस को मूव कर रहे हैं तो सूटकेस पे फोर्स लगा, ऐसा फोर्स लगा मान लो 50 न्यूटन का, सूटकेस मूव इधर ही करता है, डिस्प्लेसमेंट कितने की हुई बोलो, डिस्प्लेसमेंट हुई 10 मीटर की, कितने एंगल पे हुई बोलो, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे फोर्स लगा। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स वेक्टर और डॉट में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बोलो इसी डॉट को तुम लोग क्या लिखते हो सब बच्चे? ए डॉट बी को तुम लोग क्या लिखते हो? ए डॉट बी को सॉल्व करने का मैंने क्या तरीका बोला? बोलो ए बी कॉस थीटा। क्या बोलो बने? तो बोलो एफ डॉट बी का बोलो क्या बनेगा? एफ डी कॉस थीटा। क्या मैंने तुम्हें यही नहीं पढ़ाया? तो बोलो कितना आएगा? फोर्स कितने का बोलो? 50 का, डिस्प्लेसमेंट 10 की, सर कॉस 30, 60 ले लो यार, इसको कैलकुलेशन के लिए 60 ले लो, 60 ले लो, 60 में मजा आएगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 60 बोलो कितना आएगा? 250 न्यूटन। कुछ कहेंगे सर ये वाली बात समझ में नहीं आई, वर्कडन नहीं पढ़ा हो तो नहीं आएगी समझ में, वर्कडन पढ़ा हुआ है तो आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तुम बस ये बताओ दो वेक्टर का डॉट कैसे करोगे? अक्षर इधर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे? सर मुझे तुम बस ये बताओ, एक्टिव हो जाओ नेक्स्ट 15 मिनट के लिए बिल्कुल। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो होता है उससे रिजल्ट बोलो कैसा आता है? स्केलर ही आता है। रिजल्ट कैसा आता है बोलो? वो जो स्केलर रिजल्ट आएगा वो कैसे निकलेगा? कहेंगे दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ले लो और उनके बीच का जो एंगल है उसका कॉस थीटा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन पूरी बात समझो अभी। लेकिन अगर सर केस नंबर 2, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करो। अगर इफ वेक्टर्स आर गिवन इन
कार्टेशियन टर्म्स। अगर वेक्टर को किस टर्म में दे दिया उसने, चलो सब बच्चे बताओ, अगर उसने ए वेक्टर दे दिया ऐसा, इधर भाई, ए वेक्टर उसने दे दिया ऐसा, ध्यान देना, a1i b1j c1k, और बी वेक्टर दे दिया ऐसा, मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा, आपको वो वेक्टर कैसे कैसे दे सकता है, मुझे बताओ, दो वेक्टर को देने के तरीके आप मुझे खुद बताओ, मैं नहीं बता रहा आप लोगों को, आप मुझे बताओ दो वेक्टर आपको कोई कैसे कैसे दे सकता है। वो बोलेगा भाई दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रहा हूं तुम्हें और उनके बीच का क्या दे रहा हूं, बोलो एंगल, या तो यही करेगा वो, भाई इतने इतने वेक्टर के मैग्नीट्यूड है और इतना बोलो उनके बीच में, बोलो क्या एंगल। अगर वैसा दिया तो सीधा निकल जाएगा डॉट प्रोडक्ट। या वो क्या करेगा, वेक्टर का ना तो मैग्नीट्यूड देगा और ना उनके बीच का एंगल, वो कैसे देगा वेक्टर, बोलो कार्टेशियन टर्म्स में। देने आते कि नहीं देने कार्टेशियन टर्म में, अरे अभी तो पीछे पढ़ के आया कि नहीं आए, देखो ना पीछे ये जो पढ़ा है, बोल देगा फोर्स इतने इतने फलाना है, डिस्प्लेसमेंट इतने इतने फलाना डायरेक्शन में, तो वो आपको देगा वेक्टर किसकी टर्म से, बोलो कार्टेशियन टर्म में। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वेक्टर के पूरे पूरे मैग्नीट्यूड दे देगा और उनके बीच का एंगल दे देगा, या वो क्या देगा, बोलो वेक्टर को कार्टेशियन टर्म में। अरे चिंता मत करो यार, कार्टेशियन टर्म का मतलब भी क्या होता है, मुझे मैग्नीट्यूड पता होता है, क्या तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड निकालना नहीं आता, बोलो कैसे निकालोगे, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, इसका भी आता है और इनकी डायरेक्शन मुझे पता ही होती है, तो मैं कैसे निकालूंगा, आ जाओ सब बच्चे, मैं कैसे निकालूंगा, मैं इन दोनों को डॉट करूंगा, मैं इन दोनों का डॉट करूंगा, बोलो कितना आएगा, डॉट विद द a2i b2j और c2k। सब बच्चों की नजरें बोर्ड पे, बिल्कुल डॉट करेंगे, आ जाओ आ जाओ। कैसे करें, प्रॉब्लम है इसको इससे डॉट करना है, क्योंकि सर ये कार्टेशियन में दिया है, उस वाले तरीके से दिया ही नहीं है। यार देखो आप लोग a1i को डॉट करोगे a2i से, सबकी नजरें बोर्ड पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कराने वाला हूं, a1i से a2i को मल्टीप्लाई करोगे, बीच में i डॉट आई आ जाएगा, पता नहीं i डॉट आई का क्या करूं। यहां पर देखो आप लोग मुझे बताओ i डॉट आई क्या होगा, आप लोग मुझे सब बच्चे बताओ, i एक वेक्टर है कि नहीं, शिवम i एक वेक्टर है, कैसा वेक्टर है सर, x डायरेक्शन का वेक्टर है, मैग्नीट्यूड बोलो कितना है, 1 यूनिट। ये वाला i बोलो क्या है सर, ये भी x डायरेक्शन का वेक्टर है, मैग्नीट्यूड बोलो कितना है, 1 यूनिट। मुझे तुम बताओ i डॉट आई कैसे सोल्व होगा, i डॉट आई सर अभी तो पढ़ के आए हैं, अगर मुझे दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स पता है और उनके बीच का बोलो क्या पता है एंगल, तो मैं सीधा a डॉट बी निकाल सकता हूं, बोलो किससे, a b cos थीटा से। तो सब बच्चे बताओ i डॉट आई क्या होगा, i का मैग्नीट्यूड और बोलो i और i के बीच में कितना एंगल होगा, अरे i और i वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा, 0। अरे आई कैप ये रहा, आई कैप ये रहा, तो बोलो कितना एंगल आएगा, 0, cos 0। बताओ cos 0 कितना होता है, 1। आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। इसका मैग्नीट्यूड बोलो कितना होता है, 1। तो बोलो 1 इंटू 1 इंटू 1 बोलो कितना आ गया, 1। तो आई डॉट आई बोलो कितना होता है, 1। समझ ही नहीं आ रहा सर कैसे बोल रहे हो, आई डॉट आई 1 कैसे बोलो, क्योंकि सर दो वेक्टर का डॉट कैसे निकलता है, बोलो दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू में बोलो क्या, cos थीटा। सर दोनों का मैग्नीट्यूड बोलो कितना है, 1 और 1। अरे आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना, इसीलिए तो पिछला वाला पढ़ाया था मैंने, पिछला पेज, 1 और 1, और एंगल बोलो कितना आएगा, 0। एक्टिव हो जाओ बिल्कुल, तो 1 आ जाएगा। चलो बोलो सब बच्चे, जे डॉट जे, जे का मैग्नीट्यूड एंगल से 0 ही होगा, 1। चलो के डॉट के का मैग्नीट्यूड cos 0 बोलो कितना आएगा, 1। चलो भाई सबकी नजरें बोर्ड पर, आई डॉट जे इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है सर। आई कैप यहां होएगा, जे कैप ऊपर होएगा, एंगल होएगा 90 डिग्री। एंगल कितना होएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1, उसका मैग्नीट्यूड 1, एंगल पता है सर। जब दोनों का मैग्नीट्यूड पता है और दोनों के बीच का एंगल पता है, तो आई डॉट जे कैसे निकलेगा सर, दोनों का मैग्नीट्यूड उनके बीच का एंगल cos 90 है सर, 1 इंटू 1 लेकिन सर 0। बोलो कितना, बोलो जे डॉट के 0, क्योंकि जे और के, जे होता है वाई में, के होता है बाहर की तरफ, 0। के डॉट आई, इसका मतलब सर मैं कुल मिला के क्या याद कर सकता हूं, मैं कुल मिला के याद कर सकता हूं आई डॉट आई, जे डॉट जे। बच्चों बोर्ड पे बस 5 मिनट की चीज हो रहा है, के डॉट के बोलो कितना होता है, 1। लेकिन सर आई डॉट जे डॉट के ये कितना होता है, बोलो बच्चों बोर्ड पे। कुल मिला के मैं आपको बताऊं, मेन फॉर्मूला तो यही होता है डॉट प्रोडक्ट का, इसी के जरिए ही ये बनाओ, यही निकलेगा इसके जरिए। कैसे, क्योंकि सर दो वेक्टर का अगर मुझे क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट, तो मुझे बस उन दोनों के मैग्नीट्यूड पता और उनके बीच का बोलो क्या पता हो, एंगल, तो मैं ए बी cos थीटा से निकाल लूंगा। मेरे को मेन बात तो ये याद करनी है। अब मैंने ये कैसे करा सर, मुझे अगर उसने कार्टेशियन में दे दिया, नजरे बोर्ड पे, जब मुझे उसने कार्टेशियन में दे दिया तो ये वेक्टर मुझे इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मैं प्रॉब्लम में ये आया कि जब मैंने a1i को a2i से करा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं i इंटू आई कैसे करूं। तो हो तो गया, अब तो समझ में आ गया ना कैसे। सब बच्चे बताओ, a1i जब a2i से होगा तो बोलो a1 a2 तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आई डॉट आई बोलो कितना होगा, आई डॉट आई बोलो कितना, 1 हो गया, तो a1 a2 आ जाएगा। चलो लेकिन बताओ जरा सब बच्चे बताना, a1i वंश यहां पर a1i मल्टीप्लाई होगा b2j से,
बोलो A1 इंटू B2 आएगा, लेकिन I डॉट J कितना आएगा? 0। जब I J से होगा तो 0, जब I K से होगा तो 0, जब J I से होगा 0, J J से होगा तो 1। नहीं आ रहा समझ में? चलो सब बच्चे बोलो A1 I को A2 I से, बोलो कितना? A1 A2, क्योंकि I I हो गया 1, I को I से करेंगे कितना आएगा? बोलो 1। लेकिन जब A1 I B2 जैसे होगा तो I डॉट J कितना हो जाएगा? 0। जब A1 I C2 कैसे होगा तो A1 C2 बनेगा जरूर, लेकिन I डॉट के 0 हो जाएगा। या करके दिखाऊं वो स्टेप भी? 0। चलो बोलो B1J जब A2 I से हुआ, बोलो 0। लेकिन जब B1J B2 J से हुआ तो बोलो कितना आ गया? B1 B2। और जब J वाला K से हुआ तो 0, जब K वाला I से हुआ तो 0, जब K वाला J से हुआ तो 0, और K वाला K से हुआ तो C1 C2। तो मुझे क्या फॉर्मूला समझ में आया? बोलो बोलो बोलो, क्या आया? A1 A2। इसका मतलब मैं अब एक टेक्निक याद करूंगा। ए भाई, मैं तो एक सिंपल सी बात याद कर लेता हूं भाई। अगर मुझे क्वेश्चन दिया उसने कार्टेशियन टर्म में, किसमें दिया बोलो, और बोला डॉट प्रोडक्ट निकालना है, मैं कुछ नहीं करूंगा ये सब, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा था। मैं सीधा A1 को A2 से कर दूंगा, B1 को B2 से, और C1 को ऐसा, इसलिए कि जब ये मल्टीप्लाई होते हैं सिर्फ I वाला ही I के मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट दे सकता है। I वाला J से और I वाला K से मल्टीप्लाई होता है 0 देता है। J वाला I से मल्टीप्लाई, J वाला K से मल्टीप्लाई 0 देता है। सिर्फ J वाला J से रिजल्ट देता है। नहीं है ये बात समझे? तो अगर मुझे वेक्टर दिए कार्टेशियन में, कैसे दिए बोलो, तो सीधा करूंगा A1 A2 जमा B1 B2 जमा, और अगर कार्टेशियन में ना देके उसने दिया कि दोनों का मैं मैग्नीट्यूड बता रहा हूं, उनके बीच का एंगल बता रहा हूं, फिर मुझे डॉट प्रोडक्ट बताओ, तो मैं कैसे करूंगा बोलो? AB cos थीटा से। इससे बोलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, जल्दी लिखो भाई, लिखो 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 लिखो। यही क्वेश्चन नहीं करवाए थे ना अभी तक? कर लो। क्लास बोर्ड पे भाई देखो, हाँ भाई इधर वंश इधर ध्यान दो। फोर्स आपके सामने है, डिस्प्लेसमेंट आपके सामने, वर्क डन पूछ रहा है। आप सबको पता है कि वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का बोलो क्या? डॉट प्रोडक्ट। अब आप कहेंगे सर हमने तो नहीं पढ़ा था ये, हमने तो ये पढ़ा था एफ डी कॉस थीटा या एफ एस कॉस थीटा। अरे बच्चों, इसी से तो आया वो। आप सोचो ना, ये वेक्टर था, ये वेक्टर था, और ये रिजल्ट स्केलर था, तो इनके बीच में कैसा प्रोडक्ट हुआ होगा? डॉट। तो आपका डॉट प्रोडक्ट नहीं था। अब देखो क्या सिचुएशन है, सब बच्चे देखना भाई क्लास बोर्ड पे। या तो मुझे ये पता है कि इन दोनों का डॉट कैसे निकल सकता है, बोलो कि दोनों का मैग्नीट्यूड बताओ और उनके बीच का क्या बताओ? एंगल। बोर्ड पे या तो दोनों का बताओ क्या पता हो? मैग्नीट्यूड, और उनके बीच का बोलो क्या? एंगल। तो मैं एफ डॉट डी निकाल सकता हूं सर। और एफ डॉट डी क्यों बोल रहा हूं सर? ये वेक्टर लेकिन ये स्केलर सर, इसे डॉट प्रोडक्ट है सर। तो या तो मुझे दोनों का मैग्नीट्यूड दे दो और एंगल दे दो, निकाल लूंगा। और मैंने ये एफ डी कॉस थीटा सॉल्व करवाया बहुत बार, मैं डायरेक्ट में एफ डी कॉस थीटा सॉल्व करवाया। लेकिन क्या मुझे यहाँ पर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है? क्या मुझे एंगल दिया हुआ है? नहीं सर, नहीं दिया हुआ एंगल। मुझे ये दिया हुआ है कार्टेशियन टर्म में। किसमें दिया बोलो? अगर कार्टेशियन टर्म में दिया है तो भी सर प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है कैसे निकालना है, पता है ना? A1 को A2 से, B1 को B2 से, और C1 को, तो लिखना चाहो तो लिख लो कि 5 प्लस में 2J प्लस में 3K। मैं डॉट करना चाह रहा हूं, बोलो किससे? 2I प्लस में 3J माइनस में बोलो किससे? 2K से। बोलो किससे होएगा? 5 होएगा 2 से मल्टीप्लाई, प्लस में 2 होएगा 3 से मल्टीप्लाई, और 3 होएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इससे क्यों हुआ? क्योंकि उसके साथ 0 देता है, उसके साथ भी 0 देता है सर, करने की जरूरत नहीं है। बोलो कितना आएगा? 10 जमा 6 माइनस 6, बोलो कितना आ गया? 10 जूल का वर्क डन हुआ। क्लियर हुआ? लिखना ये वाला, इफ एफ वेक्टर थोड़ा चेंज कर लो।
बोलो भाई, वर्क डन होता ही है। लेकिन आप कहोगे सर अभी इसकी तो जरूरत ही नहीं है, तो हमें पहले से आता है। तो पहले से इसलिए आता है कि तुम्हें डॉट प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला पहले से आता था, एफ डी कॉस थीटा या ए बी कॉस थीटा। तो तुम मुझे बताओ जरा क्या करोगे, क्या इस बार तुम लोग वो कार्टेशियन वाला फॉर्मूला लगाओगे? क्यों नहीं लगाओगे कार्टेशियन वाला? सर जरूरत नहीं है इस बार कार्टेशियन वाले की। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि कार्टेशियन टर्म में दिए ही नहीं हुए। इस बार मुझे दोनों वेक्टर का बोलो क्या दिया हुआ है सब बच्चे, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और उनके बीच का बोलो क्या दिया हुआ है। क्या बोला था मैंने तुम लोगों को थोड़ी देर पहले, अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एंगल पता है, सीधा डॉट प्रोडक्ट निकाल देना, दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू बोलो क्या करेंगे, cos थीटा। ये तो तब लगाना है जब दोनों वेक्टर किसमें दिए हुए हैं, कार्टेशियन टर्म्स में। समझ नहीं आ रहा सर? अब मुझे बताओ जरा, दो वेक्टर का डॉट करवाते वक्त वो क्या क्या तुम्हें देने वाला है? या तो दोनों के मैग्नीट्यूड देगा और उनके बीच का एंगल देगा, या वो दोनों वेक्टर को कार्टेशियन में देगा। कार्टेशियन में देगा तो भी कर लेंगे, और अगर वैसे देगा तो भी कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी तक बात डॉट की समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्वेश्चन में और भी करवा दूंगा, लेकिन आज इतना पे रोकेंगे। अभी बताओ सब बच्चे, क्लास ए बोलो, सबको ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? वाई डॉट भी यूज, क्योंकि ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, लेकिन स्केलर है, तो डॉट क्या होगा सर? डॉट कैसे निकलेगा? या तो दोनों का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, या कार्टेशियन में दिए तो सीधा a1 a2 जमा b1 b2 जमा c1 c2। समझ में आ रहे हो? आप लोग डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर पा रहे थे, क्योंकि मैं पीछे वाला आपको बता नहीं रहा था। अरे समझ नहीं आ रहा? बोलो कितना आएगा? फोर्स 50, डिस्प्लेसमेंट 20, cos 60, घर से क्वेश्चन करके आना, ये लो लिख लो। घर से कर लेना। नहीं आ रहा ना समझ में? बताओ इसका भी हो जाएगा, a1 a2 जमा b1 जमा c2 a डॉट भी आ जाएगा, क्योंकि इस बार मेरे को सेकंड वाली टाइप दिया, कार्टेशियन टर्म में दिया है, लेकिन इस बार मैग्नीट्यूड दिया है और एंगल दिया है, तो क्या निकालूंगा, ए बी cos थीटा। नहीं आ रहा समझ में? इस बार मुझे वेक्टर टर्म में दिया है तो सीधा कर दूंगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो दो वेक्टर से क्लास, अगर दो वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन से रिजल्ट स्केलर आ रहा है, तो वो स्केलर रिजल्ट कितना आएगा वो निकालना आता है कि नहीं आता? या तो आएगा ए बी cos थीटा से कैलकुलेशन करके, या आएगा a1 a2 जमा b1 b2 जमा, आएगा वो स्केलर ही। हर बार रिजल्ट जो आएगा वो कैसा आएगा, स्केलर स्केलर। या तो क्वेश्चन उस फॉर्मेट में आएगा, या क्वेश्चन इस फॉर्मेट में मैं डॉट प्रोडक्ट निकाल लूंगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ कुछ बात समझ में आ गई? इससे पहले टॉर्क समझाया था वो सारा समझ में आ गया था। ठीक है, कल छुट्टी मत करना, क्योंकि कल मैं करवाने वाला हूँ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, थोड़ा सा इससे बढ़िया वाली क्लास रहेगी, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट भी है, छुट्टी मत करना। अब आप जाओ।